हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे इडुतिरिया प्रकाशन की बुक आती है बीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। आज हम उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिरी में। अब इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो राजगिरी में जब हुई थी तो उस समय शासन काल रहा था अजातशत्रु का। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व हुई थी। और अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो वैशाली में, और तृतीय की पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलमल में हुई थी। दूसरा प्रश्न है हमारा कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थी, उनके बड़े भाई जिनका नाम रामगुप्त था, रामगुप्त की हत्या कर वह सत्ता को हासिल किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पिताजी का नाम था समुद्रगुप्त। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। अब वर्धन वंश को कौन बसाया था? तो ये जो है पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं वर्धन वंश को। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक कहा। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध यह कुषाणों ने स्थापित किए थे। ठीक है। और इसका अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सिल्क मार्ग तथा रेशम मार्ग इन्हीं के शासनकाल में हुआ। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक इन्हीं के शासनकालों में हुआ। अब पांचवा प्रश्न है हमारा कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक अगर कहा जाए तो जीवक थे। अब इनसे हमारी बात, यह बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के शासन काल में ही 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में था। और अवंतीराज चंड प्रघोत से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपनी राजवैद्य जीवक को चंड प्रघोत राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न है हमारा, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भाग माना जाता था तो वो थे इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की बात की जाए तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अजमेर के मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया। पता है कि गुंबद निर्माण का पिता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। सातवां प्रश्न है हमारा कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध जो है हमारा, इनमें से किसी ने नहीं किया था। अब इनमें देखते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब बच गया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी को जिले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया और धर्म को राजनीति से अलग रखा गया। आठवां प्रश्न हमारा होगा कि तुगरील खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? अब तुगरील खान की बात की जाए तो तुगरील खान जो है बलबन के शासनकाल में जो है विद्रोह किया था। अब तुगरील खान एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन तुगरील खान ने कुछ समय बाद 1278 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध ही विरोध कर दिया और स्वतंत्र हो गया। कब? तो 1278 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह किया था औरंगजेब। अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास। 10वां प्रश्न हमारा रहा कि निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो इसमें था सती प्रथा का उन्मूलन किए, दास प्रथा का भी उन्मूलन किए, और ठगों के संगठित गिरोहों का भी दमन किया था। 11वां प्रश्न हमारा होगा, अब इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो सामाजिक सुधार जो है 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन राय की सहायता से पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया था। 1829 में, याद रखेंगे। उसके बाद 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठगी प्रथा पर 1830 में
और शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया और 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई थी 1835 में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न हमारा होगा किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो 11वां प्रश्न का हमारा जवाब होगा नेपियर। नेपियर ऑप्शन नंबर सी। 12वां भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना की बात की जाए तो 1872 में प्रारंभ की गई थी और नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में, याद रखेंगे। 13वां प्रश्न है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। अब इनसे कुछ बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। कहा कि भगत सिंह, शिवराम, हरि राजगुरु और सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में माना गया। इन क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में लाहौर के सेंट्रल जेल में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। दिसंबर 1928 में प्रसिद्ध लाल बाल तिकड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक के जेम्स स्कॉट की हत्या की और साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर भी हत्या कर दी गई थी। अब हमारा होगा 11वां प्रश्न, सॉरी एक मिनट। अब हमारा 14वां प्रश्न होगा। 14वां प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 14वां प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। 15वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो को उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। अब उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो को प्रारंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके और उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया था। यह जो है कब स्थापित हुआ? तो 14 अगस्त 1942 को। 16वां प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को। अब इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी या बच्चा खा या बादशाह खा के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल गफार खान को क्या क्या? सरहदी गांधी, बच्चा खा, बादशाह खा, सीमांत गांधी। उन्होंने 1923 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन सुर्ख के नाम से भी जाना जाता है। और 17वां प्रश्न हमारा होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 18वां क्वेश्चन होगा बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां प्रश्न होगा सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका जवाब हो जाएगा माइकल ओ डायर हो गया। और 20वां प्रश्न की बात की जाए तो 20वां प्रश्न है बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बरदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 21वां प्रश्न की बात की जाए, अब बरदोली सत्याग्रह थोड़ा सा देख लेते हैं कि बरदोली सत्याग्रह जो है 1928 में शुरू हुई। ठीक है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध के लिए चलाया गया था बरदोली सत्याग्रह। इस आंदोलन में वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। 21वां प्रश्न हमारा रहा कि इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन थे सो पहले हम याद रख लेते हैं। तो हमारा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी रैमजे मैकडोनाल्ड, ये नहीं थे। 22वां प्रश्न होगा प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो 1931 में। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? 1931 में। 1931 में किनके किनके बीच हुई? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। कब? तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है। उसके बाद 23वां प्रश्न होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो देखते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। तो कहता है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब के राजधानी लाहौर में हुआ था। ठीक, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अब 1929 में किन्हें अध्यक्ष चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा 24वां। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसका स्वराज द्वीप नाम रख दिया था। क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप। 25वां प्रश्न होगा, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौड़ा किस राज्य में है? तो ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, जो गोरखपुर जिले में है चौरी चौड़ा। और 26वां प्रश्न हुआ हमारा, खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये हमारा हो जाएगा 26वां प्रश्न, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। अब एक मिनट, अब हमारा 27वां प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो उस समय दीपावली का समय था। अब उसके बाद 28वां प्रश्न हमारा होगा जो बिहार विशेष से। बिहार विशेष से हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न 28वां प्रश्न कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका जवाब हमारा होगा 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में 29वां प्रश्न का जवाब होगा मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। और 30वां प्रश्न होगा हमारा कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका जो होगा सीतामढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे 31वां प्रश्न जो सुमेलित करना है। 31वां प्रश्न में हमारा है, एक मिनट, 31वां प्रश्न हमारा होगा कि बिहार के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो अभी कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान। तो फागू चौहान हमारे 4 नंबर में, एक आप 4 हो जाएगा। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री संजय करोल। श्री संजय करोल 3 नंबर में। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री तो 1 नंबर नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी तो बच गए श्री HR श्रीनिवासन जो 2 नंबर में। तो 4 3 2 1 इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 तो हमारा डी में। और 32वां प्रश्न हो जाएगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार हम लोगों का संबंधित है शराबबंदी से। शराबबंदी से, तो शराबबंदी। और 33वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, 33वां प्रश्न, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है भागलपुर में खोला गया। और 34वां प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। 35वां प्रश्न हमारा होगा कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था इब्न बख्तियार खिलजी था। उसके बाद 36वां प्रश्न अगर देखी जाए तो 36वां प्रश्न, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता, 37वां प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू बी नंबर ऑप्शन। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह जो है हमारा 1798 में हुआ था। और 1798 हमारा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद 39वां प्रश्न हमारा है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग तो 1936 में किया गया था, लेकिन ये सभी जो है उड़ीसा, बिहार जो है ये पहले बंगाल के हिस्सा थे, जो बंगाल जो है बंगाल से 1912 में विभाजित हो गए थे। अब 40वां प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 41वां प्रश्न हमारा होगा, एक मिनट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अब बिहार का शोक जो है जाहिर सी बात है कोसी नदी को हम लोग कहेंगे। किसको? कोसी नदी को। अब कोसी से आने वाली प्रश्न है। अब देखिए इसे शोक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बाढ़, इस नदी में बाढ़ बहुत ज्यादा अधिक आने के कारण तबाही होती है। और इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। अब 42वां प्रश्न है हमारा कि बिहार में के किस जिले में तेलहर कुंड जल
जलप्रपात अवस्थित है? तो तेलहर, तेलहर जो है कैमूर में, तेलहर हमारा कैमूर में। कुछ जलप्रपात देख लेते हैं, जैसे कि काकोला जलप्रपात नवादा में है, तेलहर कुंड जलप्रपात हम लोग देखे ही कैमूर में, करकट जलप्रपात कैमूर में ही है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, और करमनासा जलप्रपात बक्सर में, धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, और मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में ही है। उसके बाद 43वां प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है हम लोगों का, सॉरी 43वां छूट गया है, 44वां का देख लेते हैं, जमुई में, जमुई में। और 43वां का है एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी जगह? तो ये जो है कनवार झील हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं भागलपुर को, भागलपुर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 46वां प्रश्न है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर जो है 51.05%। उसके बाद बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो हम लोग सही कथन के बारे में ही जान लेते हैं। तो इसमें सही कथन हमारा है, गलत कथन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। और सही कथन जैसे कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई, ओके। उसके बाद बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि, बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि होगी। 48वां प्रश्न है हमारा कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो बिहार के शहरीकरण के बढ़ते क्रम अनुसार तो इसका हो जाएगा नालंदा, फिर मुंगेर और उसके बाद पटना। तो ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न हमारा 49वां प्रश्न होगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो 49वां प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए वायु मार्ग। अब ये 7 निश्चय भाग 2 का योजना का हिस्सा जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी हो जाएगा। उसके बाद 50वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 51वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 51वां प्रश्न है नवादा, इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। उसके बाद आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह जो है आजाद दास्ता की बात कहा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा। अब भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 53वां प्रश्न है हमारा 1946 में राज्य व्यवस्था से 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका जवाब हमारा जो हो जाएगा जगजीवन राम को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो सभापति जो चुने गए थे आपका दिसंबर 1946 को। 55वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये जो है 788 और 788 ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद 56वां प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है पुनः चुनाव के लिए दो बार इसका ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा डी, कितनी भी बार बन सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसमें अगर संतान की बात की जाए तो 3। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे यह थे 58 का हो जाएगा हमारा डी, श्री एम सी शीतलावर। 59 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अब 59वां प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि
अब 60वां प्रश्न की बात की जाए तो किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरू की गई है। अब यह किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू किया गया था, 1993 में। उसके बाद 61वां प्रश्न होगा, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया है? तो 61वां प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 2026 तक। उसके बाद हमारा 62वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय न्यायालय नहीं है, मानव अधिकारों का संरक्षक नहीं है, संविधान का आंतरिक विवेचक भी नहीं है, सिविल न्यायालय भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 63वां प्रश्न हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो 63वां प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग। अब हम देखते हैं भूगोल देखेंगे। अब हमारा 64वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखते हैं कथनों को देखते हैं। कहता है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना 1974 में चालू की गई थी, तो सॉरी 1973 में चालू की गई थी, तो यह प्रश्न हमारा सही है, सॉरी यह कथन हमारा सत्य है। दूसरा हो गया, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण था, तो ये भी सत्य है। और तीसरा, बाघ परियोजना बाघों के संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, उपरोक्त में से तो ये हमारा तीसरा भी सही है। अब 65वां प्रश्न, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 65वां प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा केसर, ऑप्शन नंबर बी। 66वां प्रश्न हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल हो जाएगा, थोरियम उत्पादन में हमारा अग्रणी राज्य केरल। उसके बाद नेपानगर सॉरी अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और 68वां प्रश्न है, भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज। उसके बाद 69वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कि 69वां प्रश्न हमारा होगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति में कौन है? तो भील, हम लोग भील को याद रखेंगे। 70वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का सभी जानते हैं कि आकाशीय पिंड सूर्य हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होती है? तो नीफे के निर्माण में जो है हमारा निकेल और फेरम हो गया। और 72वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 72वां प्रश्न का डब्ल्यू एम डेविस, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हमारा 73वां प्रश्न हो जाएगा कि गरजने वाली चालीसा, कूद पचासा और चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलती है? तो जाहिर सी बात है यह दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में सरगैसो सागर एक हिस्सा है। सरगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, सरगैसो सागर। 65वां प्रश्न हमारा होगा, सॉरी 75वां प्रश्न हमारा होगा कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 76वां प्रश्न है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पे हवाएं किसी प्रकार का बदलाव को पार नहीं करती है, जिनके कारण ठंडा होने की आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 77वां प्रश्न हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था से है कि NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 78 का ए हमारा गलत कथन है, बाकी बात सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी 33.33% हो गया। उसके बाद भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और उसके बाद 78वां हमारा प्रश्न होगा कि इनमें से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो 78वां प्रश्न हमारा हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। 79वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 79 का ई,
यह सभी कथन जो है सही है। जल निकायों के मरम्मत और नवीकरण, कुआओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि और वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। चलिए 80 भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूर्ण संरचना से संबंधित है। तो क्षेत्रीय ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 81 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित जो है सही कथन, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 81 का ए हो जाएगा। 82 जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन चयन सही है? कथन चुनिए। तो ये जो हो जाएगा हमारा 82 का डी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन। 83 के बाद 84वां प्रश्न हमारा है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है हमारा 84वां प्रश्न का अपकेंद्रण पर काम करता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो कांच से। 86वां, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो गति, वेग, बलाघूर्ण, विस्थापन, यह हमारा सदिश राशि है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन होगा। तो 87वां प्रश्न है जो जिसका जवाब होगा घट जाएगा। 88वां, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो 88वां प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा गैलीलियो। हाँ चलो, हाँ 79वां प्रश्न है, 89वां प्रश्न है, अपेक्षता का सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अपेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए। 90वां प्रश्न है हमारा, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे थॉमसन प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो एक उत्तल लेंस। 92वां, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो 92वां प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा प्लेटिनम जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। 93 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें। तो 93 नंबर का 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध जल में नमक के घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, दोनों सही। उसके बाद 94 नंबर का प्रश्न होगा कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है? तो 94 नंबर का प्रश्न हमारा जो है एवोगैड्रो का नियम जो ऑप्शन नंबर डी है। परमाणु नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो परमाणु नाभिक में जो है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 96, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वे कहलाते हैं? 297 नंबर हमारा जास्ता एवं तांबा। निम्न से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना के नाम से जानता है कैल्शियम ऑक्साइड को। 98 का ए। 99, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे के वजन में हम लोगों का यह लंबे समय तक बढ़ता है और उसके बाद बढ़ते रहता है। 99 ए। और 100वां प्रश्न का हमारा जवाब प्रश्न होगा कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो श्वेत धातु का जो है इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है। निकेल, रेडियम, प्लेटिनम और प्लेडियम, इनमें से किसी को नहीं कहा जाता। उसके बाद 101वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो 101 का हमारा ए हो जाएगा, केवल एक उत्कृष्ट धातुएं केवल शुद्ध रूप से प्राप्त की जाती है। 102, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का निम्न में से जो है मीथेन जो है प्रमुख है। 102 ए, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है? तो 103 का हमारा हो जाएगा अस्ट्रांसियम। लवण युक्त वातावरण प्रमी पौधे को क्या कहते हैं? तो प्रमी पौधे को क्या कहते हैं? 104 को लवण मृदोभिद जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105वां प्रश्न हमारा होगा कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, और कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा पर्णहरित। 106, परागण की
सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा जो है परागकण का पराग केसर में क्लोथोमित्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया। 106 का ये हो जाएगा। 107वां प्रश्न हमारा होगा कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। 107। 108वां प्रश्न हमारा होगा कि पाइन फर स्प्रूस सिडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृतबीजी। 109। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो 109 का हमारा आ जाएगा मलेरिया जो है क्लोरोक्विन से संबंधित है। उसके बाद 110वां प्रश्न होगा लाल रक्त कणिका लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो है केचुआ। केचुआ के बारे में सभी आदमी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपना अपघटनों उपरांत 111 का हमारा जो है ग्लूकोज बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर एंजाइम होते हैं 112 के ए प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 113 हमारा प्रश्न होगा, अब हम देखेंगे ये 113 प्रश्न किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण की शुरुआत जो है 113 एडवर्ड जेनर ऑप्शन नंबर डी। और समसामयिकी 114 नंबर प्रश्न हमारा होगा जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मार के हत्या कर दी थी? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। 115वां प्रश्न हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत पर प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? तो 115 हमारा हो जाएगा हिंदी। 116वां प्रश्न हमारा होगा 116वां प्रश्न यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा 116 का ए अब्दुल्ला साहिद। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो 117 का हमारा हो जाएगा डी ऑपरेशन गंगा। 117 डी ऑपरेशन गंगा। उसके बाद हाल ही में चीन में सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार पर दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 118 दिल्ली 118 भूटान। 119 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? 119 का हमारा हो जाएगा दिल्ली, इसका हो जाएगा दिल्ली। और 120 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 120 जो है 2 और 3 दोनों सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया गया। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा बजट योग करता है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FATA पर हस्ताक्षर किया है? तो FATA पर हस्ताक्षर किया। तो 121 का हमारा हो जाएगा उत्तर इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो 122 का हमारा उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद हमारा होगा बस कुछ प्रश्न बचे हुए हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। 123 T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 123 जो है विराट कोहली। उसके बाद कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो 124 हर घर दस्तक अभियान 2.0। तो ये हमारा 124 का ए हो जाएगा। 125वां प्रश्न है 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। एकनाथ शिंदे जो ऑप्शन नंबर बी। और भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो 126वां प्रश्न केंद्र सरकार 126वां प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार। और 127वां प्रश्न केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य हमारा बन गया है उत्तराखंड। और भारतीय राज्यों के राज्यपाल से निम्नलिखित जोड़ों को मिला। चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं, विचार कीजिए। तो 128 का हमारा पहला हो जाएगा राजस्थान के जो है कलराज मिश्र, ठीक। उसके बाद उत्तर प्रदेश के हो गए
आनंदीबेन पटेल, सॉरी उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल और पश्चिम बंगाल के एल गणेशन। एल गणेशन जो है नहीं है इसमें, एल गणेशन यह गलत है। और बिहार के हैं फागू चौहान, तो ये बिहार के हैं फागू चौहान, और गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, तो ये दोनों गलत है। तो 1 और 2 सही है। 129 किस निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो 129 का हमारा हो जाएगा 129 का सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और 130 खबरों में नजर आने वाले एला बेनिल को बला रिवन श्रेया अग्रवाल को रमिता किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है 130 का हमारा प्रश्न हो जाएगा बी, निशानेबाजी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय पर प्रभार किसे सौंपा गया है? तो 131 स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो 132 हमारा हो जाएगा यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो ऑप्शन नंबर ए है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। तो 133 का गीतांजलि श्री। 134 बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 134 का हमारा जो हो जाएगा उत्तर दीप श्रेष्ठ हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो 135वां है स्वर्ण पदक जीता। सुनंदनी कार्यक्रम से संबंधित है, तो सुनंदनी कार्यक्रम से जो संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 136 ए। 137 है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में से सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। तो विनिवेश यानी कि पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास, उत्पादक वर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा और संक्रांति जलवायु पूरक कार्य, ये सभी हो जाएगी। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हमारा रह गया 138वां प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? जीडीपी अनुपात क्या है? तो जीडीपी अनुपात 11.7% है। और भारत वस्तु वर्गीकरण के समूहों के अनुसार पर विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7%। और 140वां प्रश्न हमारा हो जाएगा चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 140 हमारा 109.5